हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैदी स्पोर्ट्स। तो जनाब कुछ टॉपिक्स हैं जिनके हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो मैथ्यू हैडन निकल के सामने आए हैं और उन्होंने ऋषभ पंत के हवाले से एक बड़ी स्टेटमेंट जारी किया है। उनका क्या कुछ कहना था वो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आज दूसरा टी20 मैच खेला जाएगा जिसमें पाकिस्तान की टीम में कुछ तब्दीलियां होने जा रही हैं। इसके हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान की टीम में क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं और जो पहला मैच पाकिस्तान की टीम ने हारा है भाई साहब, उसकी जिम्मेदारी जो है वो उस्मान कादर ने ले ली है। उसके हवाले से भी बात करते हैं कि क्या उनकी जिम्मेदारी ये बनती थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर रवि शास्त्री ने भारत की फील्डिंग को लेकर बात किया, उनका क्या कहना था उस पर बात करेंगे। बुमराह की वापसी हो चुकी है, कौन सा खिलाड़ी टीम से बाहर जाने वाला है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो गवास्कर साहब जो है वो रोहित शर्मा की कप्तानी के ऊपर नाराज नजर आए, उनका क्या कुछ कहना था वो आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान के साबिक कप्तान सलमान बट ने जो है वो भारत की टीम की फिटनेस को लेके बात किया, रोहित शर्मा की फिटनेस को लेके उन्होंने काफ़ी बड़ी बातें बोली हैं। उनका क्या कुछ कहना था वो भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी इंडियन वुमेन्स ने कल जो है इंग्लैंड को एक बड़ी अच्छी जो है शिकस्त दी है, उसके वाले से भी बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो जनाबे वाला सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो आज दूसरा टी20 मैच खेला जाएगा। पहला मैच अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम बुरी तरह से पहला मैच हारी हुई है। 158 स्कोर का जो है वो टारगेट पाकिस्तान ने दिया था और इंग्लैंड ने बड़ी आसानी के साथ वो टारगेट जो है वो चेस कर लिया था। लेकिन वहां पर पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो बिल्कुल अगर देखा जाए तो थकी हुई बैटिंग नजर आई थी। बाबर और रिजवान ने थोड़ी अच्छी बैटिंग की, बाकी मिडिल आर्डर हमारा एक बार फिर से फेल हो गया था। तो आज की अगर बात की जाए तो आज क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं, ऐसा तो लग नहीं रहा है कि बाबर आजम या फिर टीम मैनेजमेंट जो है वो कोई भी तब्दीली करने के बारे में सोच रही है। लेकिन जो तब्दीली एक नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है कि भाई खुशदिल शाह की जगह पर आसिफ अली को जो है वो खिलाया जाए। लेकिन ये भी जो है वो मीडिया का प्रेशर है, क्या पता ये फैसला भी जो है वो कर सकेंगे बाबर आजम और उनकी तो जो टीम मैनेजमेंट है, या फिर ये फैसला भी आज आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहरहाल अगर देखा जाए तो सोचने का टाइम है भाई साहब। यहाँ पर अगर आप तब्दीलियाँ नहीं करेंगे, यहाँ पर आप अगर जो है वो थोड़े सख्त फैसले नहीं करेंगे तो वर्ल्ड कप आपके हाथों से निकल जाएगा। बाबर और रिजवान जो है वो ओपनिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो तो जिद पे हैं, वो ओपनिंग से नहीं हटेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से शान मसूद की जगह जो है वो टी20 में बनती नहीं थी। ओडीआई में और टेस्ट में खिलाने के बजाय आप उनको टी20 में लेके आए। टी20 में अगर उनकी जगह बनती थी, मैं पहले भी कह चुका हूं, तो वो ओपनिंग या वन डाउन पे बनती थी। ऐसे नंबर पर उनकी जगह नहीं बनती है कि जब 10 से 12 ओवर्स हो चुके हों, जब आपको जो है छक्के चौके चाहिए और वहां पर आप शान मसूद को खिला दें और शान मसूद जो है वो 10 बॉलों पर 10 बना के आउट हो जाएं या 10 बॉलों पर 10 बना के नॉट आउट रहें। क्योंकि शान मसूद बाबर आजम और रिजवान जैसे प्लेयर ही हैं। जैसे रिजवान और बाबर आजम जो है वो एंकरिंग रोल जो है वो निभाते हैं, स्टार्टिंग से जो है वो आराम के साथ खेलते हैं, इनिंग्स को जो है वो डीप लेके जाते हैं, ऐसे ही शान मसूद भी हैं। शान मसूद ओपनर प्लेयर थे, आपने उनको एक तो जो है वो नंबर 4 पे डाल दिया, दूसरा जब जो है 15 ओवर्स हो जाते हैं उसके बाद उनको जो है वो आप बैटिंग के लिए भेज देते हैं। यार कभी माइंड का यूज़ भी करना चाहिए कि जब ठीक है, जब बाबर और रिजवान जल्दी आउट हो जाते हैं, चौथे पांचवें छठे ओवर में आउट हो जाते हैं, तो आप शान मसूद को बेच सकते हैं, वो इनिंग्स को बिल्ड कर सकते हैं, इनिंग्स को आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर बाबर रिजवान जो है वो आपके 12वें 13वें ओवर में या 10वें ओवर के बाद आउट होते हैं तो फिर वहां पर शान मसूद की जगह नहीं बनती है। वहां पर आप जो है खुशदिल शाह को जो है वो प्रमोट कर दें, आप आसिफ अली को पहले भेज दें, आप नवाज को पहले भेज दें जो छक्के लगाना जानते हैं, ना कि आराम के साथ खेलते हैं वो। तो बाबर आजम ने पिछले मैच में भी यही ब्लंडर किया है कि 15वें ओवर में उठा के जो है वो आपने शान मसूद को भेज दिया। पहले तो शान मसूद को आपने अगर रखा है तो उसे आप ओपनिंग करवाएं या वन डाउन पे उसे खिलाएं, नंबर 4-5 का वो प्लेयर नहीं है। फिर नासिर हुसैन भी सामने आए निकल के, उन्होंने भी कहा कि भाई ये चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रहा कि बाबर आजम क्या सोच के ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि ये क्या दिमाग से कोई काम ले भी रहा है या नहीं ले रहा पाकिस्तान में कोई, कि शान मसूद एक ओपनर है भाई, तो उसे आप नंबर 4 पे 15वें ओवर में जाके खिला रहे हैं, इससे अच्छा है कि उसे खिलाया ही ना जाए। ये मैं नहीं कह रहा, नासिर हुसैन ने कहा है, जो हमेशा पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि बाबर आजम ये कैसी कप्तानी कर रहे हैं, कप्तानी में कुछ फैसले आपको मैदान के बीच भी लेने पड़ते हैं।
सिर्फ आपको जो रटे रटाए फैसले होते हैं वो नहीं करने होते हैं। तो कहने का मकसद यही है कि यार आप अगर वो सरफराज यही कर रहे थे, मैंने कल भी आपको बताया था कि सरफराज को मालूम होता था कि जब 10वें ओवर के बाद सरफराज की बैटिंग आती थी, आपको पता है सरफराज तीसरे चौथे नंबर के प्लेयर थे या वन डाउन के, तो सरफराज ऐसा करते थे कि वो खुद को नीचे ले जाते थे और अपने से पहले जो है वो हसन अली तक को जो है उन्होंने बारी दी है, अपने से पहले वो इमाद वसीम को भेजते रहे हैं कि उन्हें मालूम था ये बड़ी शॉट्स लगा सकते हैं और इनकी इस टाइम ज़रूरत है। तो वो अपना आपको जो है वो पीछे कर देते थे, यानी कि वो कंप्रोमाइज़ कर देते थे। हमारे यहाँ क्या होता है, अब बाबर आजम ओपनिंग छोड़ने को तैयार नहीं है, रिजवान ओपनिंग छोड़ने को तैयार नहीं है, इनको चाहिए कि एक आध बंदा जो है वो मिडिल आर्डर में खेल ले, मिडिल आर्डर हमारा जो है वो मजबूत हो जाएगा थोड़ा, लेकिन ऐसा करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो अच्छा परफॉर्मेंस देता है ओपनर, पहले तो उसे टीम में जगह नहीं मिलती है, अगर उसे टीम में जगह मिलती है तो उसे कहा जाता है तुम्हें ओपनिंग नहीं बल्कि तुम्हें नंबर 4-5 पे जाके छक्के लगाने हो। भाई एक बंदे की नेचुरल बैटिंग ही नहीं है ये, उसकी बैटिंग ये है कि वो सिंगल डबल खेलता है, वो गैप शॉट खेलता है पावर प्ले में आके या इनिंग्स को बिल्ड करता है, तो उसे आप कह रहे हैं कि 15वें ओवर में जाके छक्के लगाओ, तो वो कैसे लगाएगा? सोचने वाली बात है ना। तो ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ जुगाड़ लगाए जा रहे हैं, ये सिर्फ पब्लिक प्रेशर की वजह से शान मसूद को स्क्वाड का हिस्सा तो बनाया गया है, लेकिन उसको किसी बेहतरीन जगह पर मौका नहीं दिया जाएगा और ऐसे ही उसे वेस्ट किया जाएगा। फिर अगर देखा जाए तो खुशदिल शाह हैं, इनके हवाले से भी बात की थी। ये बंदा है, इसे जब आप 8-10 बालें देंगे, ये पहले 8-10 बालें आराम के साथ खेलेगा, उसके बाद ये बंदा जो है हिट कर सकता है और फिर आपके लिए 2-4 छक्के लगा सकता है। अगर आप जो है वो 15वें 16वें 17वें ओवर में या 2 ओवर बाकी हैं तो खुशदिल शाह को बैटिंग दे रहे हैं, तो वो उसने हमेशा साबित किया कि वो 12 गेंदों का प्लेयर नहीं है, वो वहाँ पर आउट होकर चला जाता है। उसकी मर्जी है कि भाई उसको भी आप 1 डाउन 2 डाउन पर बैटिंग दें, उससे भी जो है वो 8 से 10 बालें खेलने को मिले, पहले वो आराम के साथ खेले, सेट हो, उसके बाद वो स्कोर बनाए। आसफ अली एक ऐसा प्लेयर है कि जो आते आते साथ जो है वो छक्के लगाना शुरू कर देता है, तो आसफ अली को आपने बाहर कर दिया, खुशदिल को आपने जो है खिला दिया। तो आज जो सबसे बड़ी तब्दीली होनी चाहिए, आसफ अली खेलना चाहिए हर हाल में और खुशदिल शाह को बाहर करना चाहिए। वैसे तो सकलैन साहब ने ये बोला था कि आसफ अली को टांके लगे हुए हैं, पता नहीं उससे बहुत बुरी जो है वो चोट आई हुई है, लेकिन ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई है और आसफ अली को वैसे ही ड्रॉप किया गया है। उसे मेरे ख्याल से होना चाहिए, कम अज़ कम आसफ अली जो है वो खुशदिल शाह से बेहतरीन प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है, तो आसफ अली को होना चाहिए इस मैच में। तो बाकी अगर देखा जाए तो बाकी तब्दीली मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रही है भाई साहब, बाकी वही टीम होगी। मुझे तो ये भी लग रहा है कि शायद खुशदिल शाह को भी खिला लिया जाए और आसफ अली को जो है वो फिर ना खिलाया जाए, और अगर ऐसा ही करना है तो यार शान मसूद को बिठा दो इस मैच में फिर, और अगर उससे आपने 15वें ओवर के बाद ही बैटिंग देनी है जहाँ कोई फ़ायदा नहीं है तो आसफ अली को खिला लो, ताकि कम अज़ कम वो आके कोई 2-4 छक्के तो लगा सके। तो मेरे ख्याल से तब्दीली होनी चाहिए, लेकिन तब्दीली मुझे कोई देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि हमारा जो है वो एक कल्चर चलता हुआ आ रहा है। आप देखें पहला मैच पाकिस्तान की टीम आ रही है, सबको मालूम है कि बैटिंग की वजह से पाकिस्तानी टीम आ रही है, 158 स्कोर आपने बना लिए 210-15 वाली पिच के ऊपर और आप हार गए। तो कल जो है उस्मान कादर की वो वीडियो मैंने देखी, मैं काफ़ी हैरान हुआ कि उस्मान कादर आके जो है वो जिम्मेदारी ले रहा है मैच की। वो कह रहा है कि बैट्समैनों ने अच्छा किया, हमसे अच्छी बॉलिंग नहीं हुई, हम जो है डिफेंड नहीं कर सके। ओ भाई कौन सी अच्छी बैटिंग की, ये सिर्फ क्या चल रहा है, सिर्फ टीम के अंदर ये चल रहा है कि तू भी खा मैं भी खाऊं, दोनों खाते हैं, जब पकड़े गए तो दोनों एक दूसरे को डिफेंड कर लेंगे। यानी कि उस्मान कादर की पहले तो जगह नहीं बनती थी, इसे आपने खिलाना नहीं है, एशिया कप पूरा आपने नहीं खिलाया, वर्ल्ड कप में भी इसे आपने खिलाना नहीं है। शादाब खान आ गया तो ये वैसे ही बाहर बैठेगा, तो कोई इंजरी हो गई अगर तो फिर जो है वो इसको आप एक आध मैच में मौका दे सकते हैं। तो आप इसको अच्छा था कि आप इसको रिजर्व में रख लेते और फ़खर जमान या दहानी वगैरह को आप जो है वो मेन स्क्वाड में रख लेते, वो आपको मैच में काम भी आ सकते थे, वो किसी मैच में खेल के आपको जो है वो मैच विनिंग पारी भी खेल सकते थे। फ़खर जमान किसी खिलाड़ी के इंजर्ड होने पर जो आ सकते थे, तो आपने जो है वो उस्मान कादर को एक तो स्क्वाड में डाल दिया। इस बंदे का क्या रोल है वो मुझे पता नहीं चलता है। कल एक बंदे ने जो है वो मेम भी वहाँ पर बनाया हुआ था कि भाई ये जो बॉलर है ये 3 बालें जो है वर्ल्ड क्लास करता है और 3 बॉल्स जो होती हैं वो थर्ड क्लास करता है। ऐसा ही होता है, 2-3 बालें ये अच्छी करते हैं एक ओवर में और 2-3 अगली बालें फुल टॉस करा देते हैं और छक्के लग जाते हैं इनको। तो कहने का मकसद यह है कि ये किस नाम की जो है वो जिम्मेदारी आके मैच की ले रहे हैं। जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान के बैट्समैनों पर बन रही थी जो 158 स्कोर बना सके टोटल।
बॉलर्स ने तो अच्छा किया है, 159 स्कोर आपको जो है 210-15 वाली पिच पर बॉलर्स को डिफेंड करने के लिए देंगे तो फिर ऐसा ही होगा, फिर तो वो स्कोर डिफेंड नहीं हो सकेगा। वर्ल्ड क्लास टीम है इंग्लैंड, उसके सामने अगर आप ऐसा देंगे तो ये मुझे समझ नहीं आया। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसा कल्चर जो है वो चल रहा है पाकिस्तानी टीम में कि भाई बस एक दूसरे को डिफेंड करना है, एक दूसरे की गलतियों पर पर्दा डालना है, बाकी खेलना है अपने लिए, अपने 15-20-30 स्कोर बना लेने और जो टीम जाए बाढ़ में। तो ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब। आप श्रीलंका को देखें, श्रीलंका ने एशिया कप जीता, उनका क्या था, वो सारे खिलाड़ी टीम के लिए खेल रहे थे। सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने 200, 180, 170 जैसे स्कोर जो है वो चेज़ किए। इसकी वजह यह थी कि वो सारे खिलाड़ी आते थे, सबकी कंट्रीब्यूशन होती थी, सारे आके जो है वो 30-30, 15-15, 20-20 स्कोर बना रहे थे, बालें कम खेल रहे थे और ये थोड़ा थोड़ा मिला के जो है वो स्कोर चेज़ करके आराम के साथ चले जाते थे। अपने लिए वो नहीं खेलते थे कि भाई मैं 30 बालें खेल के 40-50 बना लूं, टीम में जगह बना लूं। ऐसा उनकी जानब से देखने को नहीं मिला है। बॉलिंग में भी उन्होंने ऐसा ही किया है, 1-2 बॉलर्स आके जो है वो विकेटें ले जाते थे और बैटिंग में भी जो है वो उन्होंने ऐसा ही किया। तो हमारी तरफ से ऐसा देखने को नहीं मिलता है। टीम जब हारती है तो हर बारी जो है बारी लगी हुई है कि एक मैच में तुमने जिम्मेदारी लेनी है, दूसरे में तुमने ले लेनी है, तीसरे में तुमने ले लेनी है और सबको जो है ऐसे ही टीम में खिलाते रहेंगे। अगर जिम्मेदारी नहीं लोगे तो भाई टीम से बाहर चले जाओगे। मैनेजमेंट भी मिली हुई है, सब मिले हुए हैं आपस में, बिल्कुल बस तू भी खा मैं भी खाता हूँ, 2 तेरे 2 मेरे 2 उसके हो गए तो टीम सेलेक्ट हो गई। वर्ल्ड कप में जाके या एशिया कप में जाके हार के आ जाएंगे तो हमारी तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी, हमें कोई जो है बात नहीं करेगा। बहरहाल बच्चू जो है वो आपका ये आखिरी इवेंट है, इसमें अगर आपने अच्छा ना किया, ऐसी टीम सेलेक्ट करने के बाद, अपनी मर्जी की टीम सेलेक्ट करने के बाद आपने अच्छा ना किया तो फिर मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये पूरी मैनेजमेंट भी घर जाएगी, बाबर आजम की कप्तानी भी जाएगी और रमेश राजा भी जो है वो घर जाने वाले हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। इनकी ये जो सिलेक्शन इन्होंने किया है सब दोस्तियों पर किया है। बाबर जिसको चाहता है वो उसको लाता है, जिसको चाहता है उसे बाहर कर देता है। तो ऐसे नहीं चलेगा। ये टीम पूरे पाकिस्तान की है भाई साहब और तनकीद करना हमारा हक बनता है। आप अच्छा खेलेंगे ठीक है, नहीं खेलेंगे तो हम तनकीद करेंगे, अच्छा खेलेंगे तो हम तारीफ़ भी करेंगे आपकी। तो ऐसे जो है वो आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। अगर आप जो है वो ऐसी दोस्तियां पालेंगे और ऐसे आप जो है वो सेल्फिश किस्म की जो है वो गेम खेलेंगे तो ऐसे आप नहीं जीत सकते। बाकी अगर देखा जाए तो मैथ्यू एडन जो है वो निकल के सामने आए हैं। उन्होंने ऋषभ पंत के हवाले से बात किया कमेंट्री में। उन्होंने बोला कि मैं अपनी हर टीम में ऋषभ पंत को रखूंगा। उन्होंने बोला कि T20, ODI या टेस्ट, तीनों फॉर्मेट में मेरी जो टीम होगी उस हर टीम में आपको ऋषभ पंत नजर आएगा। उन्होंने बोला कि ऋषभ पंत जो है वो एक ऐसा प्लेयर है कि वो किसी भी टाइम किसी भी मैच को जो है वो वन हैंडेड बदल सकता है और उन्होंने बोला कि मैं ऋषभ पंत को अपनी किसी भी टीम से बाहर नहीं करूंगा। तो भारत को भी चाहिए कि ऋषभ पंत को जो है वो टीम में खिलाया जाए। ये उनका जो है वो मैथ्यू एडन का जो है वो ये बयान आया। बहरहाल ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन जब परफॉर्मेंस नहीं है भाई ODI और टेस्ट की टीम में तो ऋषभ पंत हर हाल में होने चाहिए, लेकिन T20 में उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो परफॉर्मेंस है उनकी। ऐसी परफॉर्मेंस पर आप जो है वो अच्छे परफॉर्मर को इग्नोर करके अगर ऋषभ पंत को सिर्फ इस रखेंगे कि भाई लेफ्टी की आपको ज़रूरत है तो मेरे ख्याल से ये एक ब्लंडर ही होगा। क्योंकि जब परफॉर्मेंस नहीं है भाई तो फिर आप उनको रखेंगे, वो आगे जाके फेल हो गया दोबारा से तो क्या होगा, फिर दोबारा से जो है वो रोहित शर्मा पर भी तनकीद होगी, टीम मैनेजमेंट पर भी तनकीद होगी और जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं उनके साथ भी नाइंसाफ़ी होगी। बहरहाल उसके बाद अगर देखें सुनील गावस्कर साहब ने वही बात किया जो मैंने कल सुबह सुबह आके की थी। उसके बाद उनका इंटरव्यू हुआ है, उसमें उन्होंने बात किया है। मैंने भी आपको कल बोला था कि भाई दिनेश कार्तिक को अगर आप जो है वो 17वें 18वें ओवर के बाद दो ओवर्स जब बाकी हैं तो आप बैटिंग देते हैं, 12वें ओवर में अगर विकेट गिरती है तो उसके बाद भी DK को आप नहीं भेजते हैं, अक्षर पटेल को आप पहले भेजते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से DK की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे आपको उस पर इतना ट्रस्ट नहीं है भाई साहब कि वो 15-20 बालें भी खेल सके, तो फिर आप उसको किस लिए रख रहे हैं टीम में। आप ये रोहित शर्मा का ब्लेंडर था एक। आप देखें ना कि जब 15 ओवर्स हो गए हैं भाई, 15 ओवर्स के बाद 30 बालें बाकी हैं या 14 ओवर हो गए हैं तो 36 बालें बाकी हैं। 36 में से DK अगर आ जाता है तो DK यही 12, 14, 15 बालें ही खेलता है। तो 15 बालों के लिए भी अगर आप इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते उस पर कि 15 बालें भी वो खेलेगा तो फिर आप किस लिए ऋषभ पंत को बिठा रहे हैं या किस लिए आपने DK को रखा हुआ है। सिर्फ 1 ओवर खेलने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि परसों जो मैच हुआ उसमें 13वें ओवर के बाद विकेट हुई, अक्षर पटेल को जो है वो रोहित शर्मा ने प्रमोट कर दिया और DK को नहीं लाया।
तो सुनील गावस्कर साहब ने भी यही बोला कि दिनेश कार्तिक अगर इतने अच्छे प्लेयर नहीं हैं, आप पर कोई उनको पर इतना ट्रस्ट नहीं है कि आप 12वें-13वें ओवर के बाद भी उनको बैटिंग ना दें, तो फिर आप उनको किस लिए खिला रहे हैं। सुनील गावस्कर ने बोला कि दिनेश कार्तिक जब भी 12वें ओवर के बाद विकेट गिरता है तो दिनेश कार्तिक की एंट्री जो है वो पिच पर होनी चाहिए हर हाल में, अगर आपको अच्छा फिनिश करना है और अच्छा टोटल आपको खड़ा करना है। तो उन्होंने बोला कि मुझे ये समझ नहीं आई रोहित शर्मा की कप्तानी की कि रोहित शर्मा ने क्या सोच के अक्षर पटेल को पहले भेजा और डीके को जो है वो बाद में जो है वो बैटिंग के लिए भेजा। फिर उन्होंने भुवी कुमार के वाले से भी बात की कि भुवी कुमार को बार बार 19वां ओवर खुद जो है वो देना, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक बंदा 19वें ओवर में स्कोर खा रहा है और आप बार बार उसे 19वां ओवर क्यों दे रहे हैं। ये भी जो है वो सुनील गावस्कर साहब ने बोला है। बाकी उसके बाद सलमान बट निकल के सामने आए और सलमान बट ने जनाबे वाला बात किया इंडियन टीम के फिटनेस के ऊपर। उन्होंने बोला कि इस टाइम इंडिया की जो फिटनेस है वो किसी और टीम को मैच नहीं कर रही है। इंडिया के खिलाड़ियों की फिटनेस अगर देखा जाए तो बहुत जो है वो नाजुक सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि इंडियन खिलाड़ी फिटनेस वाइज अगर देखा जाए तो बाकी टीम से बहुत पीछे हैं, खास करके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड जैसी टीमों से ये बहुत पीछे। और एशिया की टीमें अगर देखी जाए तो उनमें से भी सबसे पीछे अगर देखा जाए तो इंडिया की टीम है, फिटनेस को अगर लेके बात की जाए। उन्होंने बोला कि रोहित शर्मा हो गए, केएल राहुल हो गए, ऋषभ पंत हो गए, इनको अपनी फिटनेस के ऊपर काम करना होगा। ये मैदान में बहुत ज़्यादा जो है लेजी नज़र आते हैं। उन्होंने बोला कि विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की बहुत कमाल की फिटनेस है। बाकी भारत की पूरी टीम की अगर देखा जाए तो फिटनेस वाइज भारत की टीम जो है वो सारी टीम से पीछे है। वैसे उन्होंने कुछ हद तक बात ठीक की है। हम जो है वो रोहित शर्मा का थोड़ा देख लें, थोड़ा हम देख लें, राहुल का देख लें, बार बार जो है उनकी इंजरी हो रही है, थोड़ी हद तक ठीक किया, लेकिन हमें अपनी फिटनेस भी देखनी चाहिए, पाकिस्तान के खिलाड़ियों की फिटनेस भी देखनी चाहिए हमें। रिजवान जो है वो हर एक ओवर के बाद जो है वो पिच पे लेट जाते हैं फिटनेस को लेके। फिर हमें देखें कि बाकी सारे खिलाड़ियों की आप देख लें क्या फिटनेस के क्या मामलात हैं, क्रैम्प पड़ रहे हैं बॉलर्स को। तो पाकिस्तान की फ़िटनेस भी इतनी कोई ख़ास नहीं है। लेकिन ये सलमान बट ने कहा, उन्होंने बोला कि हर बंदे की अपनी सोच हो सकती है, लेकिन मेरी ये अपनी सोच है कि भारत के खिलाड़ियों की फ़िटनेस कोई कमाल की फ़िटनेस नहीं है। और वर्ल्ड कप जीतने के लिए आपको जो है फ़िटनेस भी अपनी बरकरार रखनी होगी और इस पर भी आपको काम करना होगा, नहीं तो आप कोई बड़े इवेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। यह सलमान बट का कहना है भाई साहब। उसके बाद अगर देखा जाए तो बाकी इंडिया का भी मैच है भाई साहब। इंडिया का मैच तो परसों है, लेकिन कल है, लेकिन पहले बात कर लेते हैं इंडियन वुमेन्स ने जो कमाल की जो है वो खेला है कल मैच। अगर देखा जाए तो कल इंडियन वुमेन्स ने इंग्लैंड के खिलाफ 333 रन का बड़ा टारगेट जो है सेट किया और हरमनप्रीत कौर ने क्या कमाल की बैटिंग की है। 143 स्कोर 111 बॉलों पर और ज़बरदस्त किस्म का वो फिनिश किया उन्होंने, जिसकी बदौलत इंडियन वुमेन्स ने 333 स्कोर का हाईएस्ट जो है वो टोटल खड़ा किया और इंग्लैंड को जो है वो 88 स्कोर से जो है वो रहा और 44 ओवर में इंग्लैंड को 245 पर ऑल आउट कर दिया। जिसमें अगर देखा जाए तो रेणुका सिंह जो है उन्होंने बहुत कमाल की जो है वो बॉलिंग की है, 4 विकेटें उन्होंने ली हैं। शिफाली ने जो है वो 1 विकेट लिया है। बाकी अगर देखा जाए तो हरमनप्रीत कौर ने जो है वो एक बार फिर से साबित किया कि वो एक बहुत कमाल की प्लेयर है। इससे पहले उन्होंने 171 स्कोर की एक ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी, लेकिन कल की जो इनिंग्स है वो एक मास्टर क्लास थी, कमाल की इनिंग्स थी। इनिंग्स को कैसे बिल्ड करते हैं वो इन्होंने जो है सबको दिखाया। पहले रना बॉल जा रही थी, सेंचुरी जो है वो रना बॉल बनाई, उसके बाद 111 पर 143 और जो छक्के लगाए और जो शॉट्स लगाए वो बहुत कमाल के थे। यार्कर्स के ऊपर जो है वो निकल के जो है पॉइंट से और कवर से जो शॉट लगाए ना वो बहुत कमाल के थे। तो ज़बरदस्त किस्म की लास्ट पे फिनिशिंग भी की और फिर स्मृति मंदाना ने भी अच्छी बैटिंग की, बाकी ने भी थोड़ा थोड़ा जो है वो बैटिंग की, अच्छी बैटिंग की। लेकिन जो कमाल की बैटिंग हरमनप्रीत कौर ने की वो बहुत कमाल की थी और जो सीरीज़ है वो इंडिया की टीम जो है वो जीत चुकी है इस टाइम। तो कमाल की जो है बैटिंग उनकी जानब से और बॉलिंग देखने को मिली है। बाकी अगर देखा जाए तो इंडिया का मैच कल खेला जाएगा, तो उसमें सुनने में आ रहा है कि बुमराह वापस आ रहे हैं और उमेश यादव की जो है वो टीम में जगह नहीं बन रही है, उन्हें जो है बाहर किया जाएगा। तो बुमराह तो वापस आ रहे हैं, लेकिन आप भुवी कुमार का क्या करेंगे, आप हर्षल पटेल का क्या करेंगे? भाई साहब ये 3-4 ऐसे प्लेयर हैं जिनको रोहित शर्मा सबसे ज़्यादा बैक करते हैं। अवेश खान, उसके बाद भुवनेश्वर कुमार और हर्षल पटेल, और इन्हीं तीनों प्लेयर्स ने सबसे ज़्यादा जो है वो स्कोर भी खाए हैं। हमने देखा कि इस पूरे 2022 में अगर सबसे ज़्यादा भारत की जानब से गंदी बॉलिंग किसी ने किया है तो इन्हीं तीनों ने किया है। हर्षल पटेल,
भुवी कुमार और अवेश खान। और तीनों ने भुवी की बात करें तो भुवी 2022 में 5 बार जो है वो 50 स्कोर से 40 स्कोर से ऊपर दे चुके हैं। T20 में 2022 में 5 बार 40 से ऊपर दे चुके हैं, किसी में 52 भी दिए हैं, किसी में 48 भी दिए, लेकिन 40 से ऊपर स्कोर दे चुके हैं। आवेश खान और हर्षल पटेल की बात करें तो ये दोनों 2022 में 4 बार जो है वो 40 से ऊपर स्कोर दे चुके हैं। यानी कि इतने ज़्यादा ये स्कोर लीक कर रहे हैं, अगर रन्स की मशीन इनको कहा जाए तो कुछ कम नहीं होगा। लेकिन रोहित शर्मा स्टिल जो है वो इनको बैक कर रहे हैं, बार बार इनको मौके दे रहे हैं। आवेश खान को जो है वो इंजरी ना होती तो शायद उनको भी बार बार मौके मिलते। हर्षल पटेल को पता नहीं किस बुनियाद पे बार बार मौके दिए जा रहे हैं, इतने स्कोर वो खा रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार को, लेकिन यही जो है लड़के हैं ये आपके वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा भी हैं। तो वर्ल्ड कप में क्या होगा ये सोचने वाली बात है भाई साहब। जब तक ये बॉलिंग अटैक चेंज नहीं होता तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप आप सिर्फ बुमराह के सर पे नहीं जीत सकते, सिर्फ बुमराह अकेले आपको वर्ल्ड कप नहीं जिता सकते। तो मेरे ख्याल से तब्दीली होनी चाहिए और तब्दीली शायद होगी भी। मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब हर्षल पटेल को 1-2 मैचेस और दिए जाएंगे। अगर उन 2 मैचेस में उन्होंने परफॉर्म ना किया तो हर्षल पटेल की जगह पर आपको दीपक चहर भारत के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नजर आएंगे। और भुवी ने भी अगर अच्छा ना किया तो भुवी की भी जगह टीम से चली जाएगी और साउथ अफ्रीका के टूर के बाद जो है वो ये भी टीम से चलते बनेंगे। तो अर्शदीप भी वापस आ जाएंगे, बुमराह भी वापस आ जाएंगे और शमी मुझे लगता है कि भुवी कुमार की जगह पर टीम में वापस आ जाएंगे। बहरहाल इस मैच के हवाले से शाम को डिटेल के साथ बात करेंगे कि क्या होने वाली है इंडिया की प्लेइंग 11 और क्या कुछ होना चाहिए। फिलहाल जो है वो मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर लें, नहीं ना लाइक किया यार लाइक कर लें। एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाएगा, मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी। फिर नहीं किया मुझे मालूम है, कर लो यार। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। गुड बाय।